हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर के अंदर। देखिए, अपने रीट भर्ती परीक्षा है या जिनकी संस्कृत विषय से जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए अपनी संस्कृत विषय हैं उनकी व्याकरण स्टार्ट की है। तो व्याकरण में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? समास प्रकरण। समास अपन पढ़ रहे थे, एक वीडियो पर उपलब्ध करवा दिया। आज अपन जो आगे से पढ़ेंगे और अपना कौन सा समास चल रहा था? अविभाव समास। तो अविभाव जो समास है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रथम पदार्थो अविभाव समास हो या प्रथम पदार्थ प्रधानो अविभाव समास है कि जिसमें प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अविभाव समास। अर्थात प्रथम पद जिसमें क्या होता है? अव्यय पद होता है। प्रथम पद क्या होता है? अव्यय पद। आपको अव्यय पद मिलेगा, मैंने आपको सूत्र भी बताया था। और उसके अलावा ये जो 16 आपके अव्यय पद मैंने सामने लिख दिए, ये आपको अगर कोई भी शब्द के अंदर सबसे पहले जुड़ा हुआ मिले तो समझ जाना कौन सा समास हो जाएगा? अविभाव समास। तो देखते हैं, देखो कौन कौन से 16 शब्द है। अपन ने पहले पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी इनके बारे में, 16 जो अव्यय पद हैं। तो कौन कौन से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर आपको। देखो, सबसे पहला आपका अधि। अधि अधि का प्रयोग किस में होता है? विभक्ति अर्थ में होता है। और इसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? सप्तमी विभक्ति बनाते समय लगाएंगे। समास विग्रह करते समय सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतना याद होता ही ये अव्यय समास आपका गलत नहीं होगा। दूसरा उप। उप का अर्थ कौन से अर्थ में? समीप अर्थ में, तो समीपम लगेगा। और कौन सी विभक्ति में बनेगा? समास विग्रह षष्ठी विभक्ति में। षष्ठी विभक्ति का इसमें क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। फिर है सु। सु का क्या हो जाएगा? समर्थी। सु का समर्थी हो जाएगा। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। दूर का वेहर्दी। दूर का वेहर्दी, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। और निर। निर का कौन से अर्थ में प्रयोग होगा? अभाव अर्थ में। निर का अभाव, ऐसे आप याद कर लीजिए। निर का अभाव कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। फिर है अति। अति का क्या? अत्ते, ठीक है, और षष्ठी विभक्ति। फिर अति और है असंप्रति अर्थ में, मतलब संप्रति नहीं यूजियते लगाएंगे। और क्रियावाचक शब्दों के साथ प्रयोग होगा। किस प्रकार से प्रयोग होगा? उदाहरणों में आपको मैं बताऊंगा, टोटल बताऊंगा। इति। इति का शब्द से प्रादुर्भाव या प्रकाश अर्थ में मूल शब्द का प्रयोग होता है इसमें। अनु। अनु का मतलब पश्चात, कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में इसका प्रयोग होता है। फिर अनु है तो योग्य अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति लगती है लेकिन जातिवाचक और भाववाचक शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता है। फिर यथा। यथा का मतलब अंतिकर्मे, कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। फिर है प्रति। प्रति का मतलब विप्सा अर्थ में, बार बार अर्थ में, ठीक है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा इसमें भी। फिर है अनु। अनु 3 है, एक अनु ये हो गया। अनुपूर्वेण अर्थ में। अनुपूर्वेण अर्थ में षष्ठी विभक्ति। अवस्था सूचक शब्दों के साथ इसका प्रयोग करना है। फिर सह 5 है, देखो, एक सह युगपद योगपद अर्थ में, तृतीय विभक्ति जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के साथ प्रयोग। एक सह का सादृश्य अर्थ में, षष्ठी विभक्ति और व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ इसका प्रयोग होता है। एक सह जिसका अर्थ है संपत्ति, विभक्ति वही षष्ठी लगेगी। वो किस प्रकार के शब्दों के साथ? वर्ण सूचक शब्दों के साथ। फिर एक सह और है जिसका साकले अर्थ, अपि अपरितज्य लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति और वनस्पति सूचक शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता है। फिर एक सह है उसका अर्थ पर्यंतम अर्थ में, अंत अर्थ में। अंत अर्थ में इसका प्रयोग होता है मूल शब्द के साथ। कोई भी ग्रंथ और प्रकरण का जब नाम आए तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये 16 अव्यय पद है, इनको आप याद करेंगे। और रीट भर्ती परीक्षा के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण है वो मैं आपको अंत में बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण जो रीट भर्ती परीक्षा में आने वाले हैं। सबसे पहले अपन एक बार टोटली पढ़ते हैं, इनकी उदाहरणों को हल करते हैं। तो दो के बारे में तो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अधि और उप के बारे में तो पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे सु के बारे में। किसके बारे में? सु का उदाहरण देखेंगे। देखो, जैसे आ गया सु ब्राह्मणम। सुब्राह्मणम आ गया, ठीक है, सुब्राह्मणम आ गया। तो आपको पता कैसे लगेगा इसमें अविभाव समास है? तो सबसे पहले इस शब्द में आप क्या देखो? सु देखो। तो सु देखते आपको पता लग जाएगा कि पहला पद क्या है? अव्यय पद है। और अव्यय पद होते ही कौन सा समास हो जाएगा? अविभाव समास हो जाएगा। अब आपको इसका क्या करना है? समास विग्रह करना है। तो समास विग्रह
कैसे करेंगे देखो, जैसे इसमें मूल पद क्या है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण की अपन कौन सी विभक्ति लगाएंगे, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया षष्ठी विभक्ति, तो ब्राह्मण शब्द को षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे। तो जैसे ब्राह्मणों की, और सु का मतलब क्या हो गया, समृद्धि। अर्थ क्या होता है, ब्राह्मणों की समृद्धि। अब देखो सब जो षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे वो एक वचन में लिखना है या बहुवचन में, तो इसको आप हिंदी अर्थ से समझो। देखो जैसे ब्राह्मण की समृद्धि, ब्राह्मणों की समृद्धि, कि ब्राह्मणों की समृद्धि, तो ब्राह्मण बहुत सारे हो गए, तो बहुवचन में प्रयोग करना है, तो ज्यादातर इसका प्रयोग बहुवचन में ही होता है। तो ब्राह्मणों की समृद्धि आपको इसका निकालना है हिंदी अर्थ के अनुसार, ब्राह्मणा नाम समृद्धि। सु के स्थान पर क्या लिख देंगे, समृद्धि लिख देंगे, ब्राह्मणा नाम समृद्धि। ये हो गया, ब्राह्मणा नाम समृद्धि हो गया, ठीक है। फिर देखो इसी प्रकार आ गया, जैसे ये आ गया ब्राह्मणा नाम समृद्धि। इसमें आपको पता कैसे लगेगा, मैंने एक सूत्र लिखा था इनके हिंदी अनुवादों का, ठीक है, उस सूत्र को भी आप याद कर लीजिए। उस सूत्र के अनुसार जैसे इसमें समृद्धि शब्द आ रहा है तो पता लग गया कौन सा समास हो गया, अविभाज्य समास हो गया, ठीक है। अब देखो समृद्धि के स्थान पर इधर क्या लिख देंगे, पहले सु लिख देंगे, ठीक है, और ब्राह्मण है, ब्राह्मण शब्द है, तो ब्राह्मण में मैं लगाएंगे। देखो मैं क्यों लगाएंगे, जिस पद में मूल पद में लास्ट में ए आ रहा है, लास्ट में ए या आ आ रहा है, तो उसमें तो आप मैं जोड़ देंगे, और ए और आ नहीं आ रहा है, इकारांत और उकारांत पद है, जिसमें ई आ रहा है ऊ आ रहा है, उसको सेम का सेम लिख देंगे। ये पूरे अविभाज्य समास में आपको ध्यान रखना है। तो ब्राह्मण को क्या कर देंगे, ब्राह्मणम, तो वापिस बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आ गया सुभारतम, 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 पता कैसे लग गया, सु आ गया, पता लग गया। अब भारत शब्द है, तो अर्थ क्या होगा, भारत की समृद्धि। एक होता है भारतों की समृद्धि, बहुवचन करेंगे तो भारतों कभी नहीं होता है, भारत की समृद्धि होती है। तो भारत क्या है, एक वचन में इसका प्रयोग होएगा। एक वचन में करेंगे तो जैसे षष्ठी विभक्ति में रामस्य, रामियो, रामाणाम बनता है, तो यहाँ पर एक वचन करेंगे तो रामस्य, सॉरी भारत से आगे क्या कर देंगे, समृद्धि लिख देंगे, भारत से समृद्धि। वापिस करेंगे तो समृद्धि के स्थान पर सु कर देंगे, और मूल पर लिख देंगे भारत। अब भारत तय में अंत में ए आ रहा है, इसलिए क्या लगा देंगे, मैं लगा देंगे, तो भारतम बन गया। तो ये आपको ए और आ रहा है, तो मैं लगाना है, नपुंसक लिंग में इसको लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे आ गया दूर, दूर का जैसे आ गया दुर्यवनम, दुर्यवनम, यवन वंश है, या जैसे आ गया दुर्चोलम, दुर्चोलम, क्या आ गया, दुर्चोलम, सॉरी दूर या दुष भी आ सकता है, या च आ गया तो यहाँ दूर सह नहीं बनेगा, यहाँ पर सह लग जाएगा, सह नहीं लगेगा, दुष्चोलम आ गया। तो क्या कर देंगे, देखो दूर रह आते ही, दूर आते या दुष आते पता लग गया। अब यवन शब्द है, वंश का नाम आ रहा है, या मंगोलम भी आ सकता है कोई भी। तो देखिए यवन है, तो यवनों की वेरदी, यवनों की वेरदी, तो देखो यवना नाम, इसी प्रकार करेंगे, यवना नाम, आगे क्या लगा देंगे, वेरदी लगा देंगे, वेरदी, ठीक है। इसी प्रकार ये चोल है, तो चोला नाम, चोला नाम, वेहरदी लगा देंगे, चोला नाम वेहरदी कर देंगे। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रयोग हो जाएगा, ज्यादातर वंशों का नाम आएगा, चोल, यवन, मंगोल, जो जातियां हैं उनका नाम आएगा यहाँ पर, तो बहुवचन में इसका लगभग में प्रयोग होता है, ठीक है। फिर चलते हैं, इसी प्रकार है सेमी। फिर निर, निर का कौन से अर्थ में करेंगे, अभाव अर्थ में, निर का अभाव अर्थ में, जैसे आ गया निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, क्या आ गया, निर्मक्षिकम आ गया, ठीक है। अब देखो निर आ गया, निर आते आपको पता लग गया समास है। अब मक्षिक शब्द है, तो मक्षिक का मतलब होता है मक्खियां, मक्खियों का अभाव, मक्खियों का अभाव, ठीक है। तो मक्खियों का अभाव बहुवचन हो गया, तो मक्षिक शब्द की षष्ठी बहुवचन बना देंगे, तो रामस्य, रामियो, रामाणाम बनता है। इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, मक्षिकाणाम,
मक्षिकाणाम। ठीक है, निर के स्थान पर क्या लिख देंगे? अभाव। अब देखो अंत में यहाँ पर मक्षिकाणाम अभाव है। अब यहाँ पर एक चीज आपको नोट करनी है, देखो मक्षिकाणाम अभाव लिख दिया मैंने षष्ठी विभक्ति, और निर के स्थान पर क्या लिख दिया? अभाव। अब निर इधर चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। वापिस करेंगे इसको तो देखो अभाव आते आपको पता लग गया, अभाव के स्थान पर लिख दो निर, और फिर मक्षिक शब्द लिख दो, और अंत में आ रहा है इसलिए मक्षिकम बन जाएगा, निर्मक्षिकम बन गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए, देखो मैं यहाँ पर मैंने इसमें यहाँ पर लिखा और इसमें यहाँ पर लिखा है, आगे लिखा है, क्या कारण क्या है? तो जिसमें आगे स्वर आ रहा हो, आगे स्वर आ रहा हो, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये स्वर आ रहे हैं तो मैं को अलंत के रूप में लिखेंगे, अन्यथा मैं को यहाँ पर ऊपर लिखेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 आते हैं तो उसमें यहाँ पर डिफेंस आ सकता है, ठीक है ना। तो ये भी चीजें आपको नोट करनी है आगे से। अब देखो कईयों में नाम आता है, ण आता है, कईयों में न आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जहां पर र और क्ष आ रहा है, र और क्ष की ध्वनि जहां पर आ रही है ना जिस शब्द में, तो यहाँ पर आप ण लिखेंगे। जैसे इसमें क्ष आ रहा है तो ण आ जाएगा, मक्षिकाणाम। जैसे र है, राम शब्द में रामा नाम बनता है, इसी प्रकार जैसे इसमें र की ध्वनि नहीं आ रही है तो नाम करना है, जहां न की ध्वनि नहीं आ रही है वहां पर नाम, और र की ध्वनि आ रही है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो आगे, देखो दूसरा उदाहरण में लिख देता हूं निर्जनम इसका। जैसे आ गया निर्जनम, तो जन शब्द है तो जना नाम अभाव हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे आ गया निर्द्वंद्व, इंपोर्टेंट उदाहरण है निर्द्वंद्वम, निर्द्वंद्वम, यह आ गया निर्द्वंद्वम। ठीक है, तो द्वंद्व का अभाव, एक दूसरे के बीच द्वंद्व का जो भाव रहता है, तो इसमें देखो द्वंद्वों का अभाव नहीं होगा, द्वंद्व का अभाव, तो इसका क्या कर देंगे? एक वचन करेंगे, द्वंद्व से, द्वंद्व से अभाव है, आगे लिख देंगे अभाव है, द्वंद्व का अभाव। ठीक है, ये हो गया निर का। फिर चलते हैं, देखो अति, अति का अत्य हो जाएगा। जैसे आ गया अति शीतम, अति शीतम। ठीक है, शीत शब्द है तो सर्दी, सर्दी की अधिकता, अत्य का मतलब होता है अधिकता। तो देखो शीत से, शीत से आगे क्या लिख देंगे? अत्य, शीत से अत्य। ये आपके समझ में आ रहा होगा। देखो अति के स्थान पर इधर अत्य लिख देंगे, इधर कौन सी विभक्ति करनी है? षष्ठी करनी है, तो सर्दी का अभाव होगा, तो एक वचन ही होगा, तो शीत से रामस से होता है, उसी प्रकार षष्ठी में शीत से बन जाए। अति हिमम, हिम का अभाव, तो हिम्मत से अत्य, इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है, अति ग्रीष्म, तो ग्रीष्म से अत्य, गर्मी की अधिकता, तो अति का क्या करना है? अत्य करना है। वापिस करेंगे तो अत्य का अति कर देंगे, और शीत शब्द में लास्ट में आ रहा है तो यहाँ पर मैं लगा देंगे। अगर इकारांत और उकारांत हो तो सेम का सेम रह जाएगा, मैं नहीं लगाना है यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान नोट करना है। फिर देखो चलते हैं आगे, मैं ये मिटा देता हूं। जैसे आपके अति एक और है, जैसे आ गया आपका, ये क्रियावाचक शब्दों के साथ प्रयोग में होता है, क्रियावाचक शब्दों के साथ। जैसे आ गया अतिरोधनम, 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 या जैसे आ गया अतिपठनम। तो ये क्रियावाचक के साथ प्रयोग। जैसे पट धातु, इसमें रुद्र धातु है, रुद्र का मतलब रोना, और इस पट का मतलब पढ़ना, धातुएं आ रही हैं, क्रियावाचक शब्द आ रहे हैं, तो उसके साथ अगर क्रियावाचक शब्द आ रहा है तो उसको अलग तरीके से बनाएंगे, अत्य नहीं लिखेंगे बल्कि दूसरा तरीका लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? संप्रति न युज्यते, अगर क्रियावाचक शब्द आ रहा है तो इसको मूल पद में ही लिख देंगे। जैसे रोदनम है तो यहाँ पर लिख देंगे रोदनम, रोदनम। फिर क्या लगाएंगे? असंप्रति, मतलब संप्रति ने युज्यते, रोना ठीक
नहीं लगता है, संप्रति न युज्यते, युज्यते लगा देंगे, संप्रति न युज्यते। उसी प्रकार ये पठनम है तो पठनम संप्रति न युज्यते। ठीक है, तो क्रियावाचक अगर शब्द आ रहा है, कोई धातु यहाँ पर प्रयोग हो रही है, तो यहाँ पर संप्रति न युज्यते। अब संप्रति न युज्यते आ रहा है तो आपको पता लग गया। अब संप्रति न युज्यते आते आप अति लगा देंगे और रोदनम का रोदनम लिख देंगे, मूल शब्द को यहाँ पर लिख देंगे द्वितीय विभक्ति में वैसे ही। फिर देखो आगे की बात करते हैं। इति, इति शब्द, अब जैसे आ गया इति रामम, इति रामम। ठीक है, इति आते आपको पता लग गया कि इसमें कौन समास हो गया, अविभाव समास हो गया। और आगे है रामम, तो राम शब्द मूल पद है। अब इसमें आपको क्या लगाना है, मूल शब्द ही लिखना है, मैं नहीं लगाना है। आगे करेंगे तो राम में, राम, इसमें देखो यहाँ पर देखो शब्द से प्रादुर्भाव है, आगे लिख देंगे राम शब्द से, शब्द से प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव है या प्रकाश है। राम शब्द की उत्पत्ति, राम शब्द का प्रादुर्भाव। वापिस करेंगे तो शब्द से प्रादुर्भाव आ रहा है तो इसके सामने क्या लिखेंगे, इति लिख देंगे और राम का क्या बना देंगे, अंत में ए आ रहा है राम के, तो यहाँ मैं लगा देंगे, रामम कर देंगे। इधर आपको ये ध्यान रखना है, अंत में ए और आ रहा है तो यहाँ पर मैं ही लगाना है। ठीक है, जैसे ए आ के अलावा दूसरा आ जाए, जैसे आ गया इति हरि आ गया, हरि आ गया, इति हरि, तो इधर तो लिख देंगे हरि शब्द से, हरि शब्द से प्रादुर्भाव। ठीक है, वापिस अगर इसको बनाएंगे ना इधर से, तो शब्द से प्रादुर्भाव आ रहा है, इसका मतलब इति लगाना है तो इति पहले लगा देंगे। और हरि शब्द है उसमें इकारांत पद है तो हरि में आगे मैं नहीं लगाएंगे बल्कि हरि का हरि लिख देंगे। इति विष्णु आ गया तो विष्णु शब्द से प्रादुर्भाव, और इधर क्या लिख देंगे, इति विष्णु, उ का उ लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इति आपके समझ में आ गया। फिर देखो अनु, अनु का अर्थ होता है पश्चात, अनु का मतलब क्या होता है, पश्चात। षष्ठी विभक्ति और व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आ गया अनु विष्णु, अनु विष्णु। ठीक है, तो कौन सी विभक्ति में प्रयोग, षष्ठी विभक्ति में करेंगे तो विष्णु की षष्ठी क्या बन जाएगी, विष्णु, विष्णु बनती है। ठीक है, अनु के स्थान पर क्या लिख देंगे, विष्णु पश्चात, विष्णु के बाद, विष्णु पश्चात। जैसे अब देखो विष्णु पश्चात आ गया तो पश्चात के स्थान पर अनु कर देंगे, और विष्णु मूल पद क्या है विष्णु, तो विष्णु में उ आ रहा है इसलिए इसमें मैं नहीं लगाएंगे, विष्णु का विष्णु ही लिख देंगे। जैसे आ गया अनुरामम, अनुरामम तो रामस से पश्चात, अनुकृष्णम तो कृष्ण से पश्चात। ठीक है, इसी प्रकार अनु हरि आ गया तो हरे पश्चात कर देंगे। षष्ठी विभक्ति में लिखना है इस पद को, विष्णु को क्या करना है, षष्ठी में बनाना है। यहाँ पर जो पद आ रहा है उसको षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे। ये आपको थोड़े से रूप याद करने पड़ेंगे। अकारांत जैसे राम शब्द है, इकारांत है, हरि शब्द है, उकारांत है, ठीक है, गुरु शब्द है, ठीक है, तकारांत है, जगत शब्द है। तो इस प्रकार के आकारांत रमा शब्द है। तो कुछ आप शब्द रूप को याद कर लीजिए, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा के अंदर शब्द रूप के भी क्वेश्चन आते हैं। कौन सी विभक्ति है, ठीक है, कौन सा वचन है, तो शब्द रूप तो वैसे आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपके शब्द रूप आ रहे हैं तो ये आपके गलत नहीं होंगे। बाकी जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले हैं उनके तो शब्द रूप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको तो याद वैसे ही होता है। जो संस्कृत विशेष है कोई उसके प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। तो अनु विष्णु, विष्णु पश्चात कर दिया। आगे बात सुनिए, इसी प्रकार देखो अनु का एक और है योग्य अर्थ में, जैसे आ गया अनुरूपम, अनुरूपम। अब देखो अगर कोई जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा आ रही है तो उसका योग्य अर्थ में प्रयोग करेंगे। जैसे ये रूप शब्द है ना, तो रूप शब्द क्या है, भाव, तो यहां क्या करेंगे, रूपस्य योग्यम, पश्चात नहीं लगाएंगे। अगर किसी का नाम आ रहा है, व्यक्तिवाचक आ रहा है, किसी का नाम आ रहा है तो पश्चात लगाएंगे।
और ठीक है, अगर जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द आ रहा है तो वहां रूप षष्ठी विभक्ति कर देंगे और क्या लगा देंगे, योग्यम। वापिस करेंगे तो योग्यम के स्थान पर अति और रूप में ए आ रहा है तो रूपम कर देंगे। ठीक है, जैसे आ गया अनुकूलम, ठीक है, तो कुल्ले से योग्यम। और इसके अलावा आ गया अनुसुकम, सुख आ रहा है, सुख है, दुख है, अनुसुकम, अनुदुखम, तो सुख से योग्यम, दुख से योग्यम। उसी प्रकार देखो अनु का एक और है, ये अनु का सबसे पहले लिखते हैं, देखो अनुपूर्वेण अर्थ में, अनुपूर्वेण षष्ठी अवस्था सूचक अगर शब्द आ जाए, कौन सा शब्द, अनु अवस्था सूचक शब्द आ जाए, जैसे आ गया अनुजेष्टम, अनुजेष्टम, अनुजेष्टम आ गया। ठीक है, ज्येष्ठ बड़ा, कनिष्ठ, ठीक है, कोई बालक आ गया, अनुबालकम आ गया, तो इस प्रकार के पद आते हैं। तो वहां पर क्या करना, देखो ज्येष्ठ से, ज्येष्ठ से ये, अब देखो अनुपूर्वेण लगाना है यहाँ पर, अनुपूर्वेण, अनुपूर्वे अर्थ में, तो आ जोड़ देंगे, ये में अनु नु कर देंगे, फिर लगाना है पूर्वेण, अनुपूर्वेण, ज्येष्ठ अनुपूर्वेण बना देंगे। वापिस करेंगे तो अनुपूर्वेण आ रहा है तो इधर अनु लिख देंगे, और ज्येष्ठ शब्द है तो ज्येष्ठम कर देंगे। जैसे आ गया अनुबालकम, कोई अवस्था आ रही है, अनुबालकम, अनु बालम कर दो चाहे बालकम कर दो, अनु बालम कर दो चाहे बालकम कर दो, बालकम लिख देते हैं। बालक है तो अवस्था को बता रहा है, छोटी अवस्था का, तो क्या कर देंगे, बालकस्य, बालकस्य। अब देखो आ जोड़ेंगे तो या हो जाएगा, और नु पूर्वेण, इस प्रकार से लिखना है। तो अवस्था सूचक शब्द आ रहा है तो वहां पर तो क्या करना है, अनुपूर्वेण लगाना है। अगर जातिवाचक और भाववाचक आ रहा तो योग्यम, और अगर व्यक्तिवाचक आ रहा, किसी व्यक्ति का नाम आ रहा तो पश्चात करेंगे। ये तीनों अलग अलग हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर चलते हैं, देखो आगे अनु के 3 हैं, तीनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। फिर देखो अगला उदाहरण अपन हल करते हैं, यथा, ये यथा का पढ़ते हैं। जैसे आ गया यथाशक्ति, यथा, कई बार उदाहरण आया हुआ है एग्जाम में, यथाशक्ति, तो शक्ति को क्या कर देंगे, शक्तिम द्वितीय में बना देंगे, शक्तिम द्वितीय एक वचन में। और यथा के स्थान पर क्या करना है, अंतिकर्मी, अंतिकर्मी का मतलब क्या होता है, अनुसार, अंतिकर्मी, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अंतिकर में लगाना है। जैसे आ गया यथागति, यथागति, ठीक है, तो गतिम द्वितीय में बनाना है आपको, गतिम लिखना है, और आगे क्या लगाना है, अंतिकर में, अनुसार, गति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। वापिस करेंगे तो अंतिकर में आ रहा है तो यहाँ पर यथा लगा देंगे, और शक्ति मूल पद लिख देंगे यहाँ पर शक्ति। ठीक है, ती में ई आ रहा है इसलिए मूल पद सेम का सेम लिखेंगे, गति में ई आ रहा है तो मूल पद सेम लिख देंगे। ठीक है, जैसे यथा योग्य में आ गया तो योग्यताम अंतिकर्मी। ठीक है, कई बार पूछा गया ये एग्जाम में, इंपोर्टेंट उदाहरण है यथा योग्यम, तो योग्यताम, योग्यताम अंतिकर्मी द्वितीय में बना देंगे। तो योग्य शब्द है तो ए आ रहा है तो इसमें मैं लगा देंगे आगे भाषण में, तो ये यथा का हो गया। इसी प्रकार पढ़ती हैं, जैसे प्रतिदिनम आ गया, प्रतिदिनम। अब देखो इसमें विप्सार्थ में बार बार अर्थ में, जैसे दिन शब्द है तो इसको बार बार लिखेंगे, दिनम, दिनम, और फिर आगे इस प्रति को लिख देंगे, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति। इसी प्रकार आ गया प्रतिक्षणम, तो क्षणम क्षणम प्रति। इसी प्रकार आ गया प्रत्येकम, प्रत्येकम। देखो यहाँ पर गुण संधि हो रही है, सॉरी यहाँ पर यण संधि हो रही है, तो दो शब्द बनेंगे, प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम बनेगा, तो एकम एकम प्रति कर देंगे, एकम
एकम, मैं आगे लगाएंगे इसमें एकम, एकम प्रति, एकम एकम प्रति। ठीक है, तो द्वितीय इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कई बार दिने दिने प्रति भी आ जाता है, दिने दिने, दिने दिने लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो आगे आपका ये हो गए। अब आपके रह गए सह वाले, कौन से रह गए? सह के 5 उदाहरण है। तो सह सबसे पहले लिखते हैं, देखो युगपत अर्थ में तृतीय विभक्ति, जैसे आ गया सह चक्रेण, सह चक्रम, सह चक्रम आ गया। तो चक्र में कौन सी कर देंगे? तृतीया कर देंगे, चक्रेण। ठीक है, और सह के स्थान पर क्या लिख देंगे? युगपत लिख देंगे, युगपत, चक्रेण युगपत। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आगे का उदाहरण आ गया सह जन्म, सह जन्म या सह मृत्यु आ गया। ठीक है, या सह परिवारम आ गया। तो परिवारेण युगपत, परिवारेण युगपत, सह परिवारम आ गया तो परिवारेण युगपत, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, जैसे कोई भी जातिवाचक या भाववाचक शब्द आ रहा है, उसके बाद में देखो अगला से सादृश्य अर्थ में षष्ठी विभक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाए। जैसे आ गया सहहरि, सहहरि आ गया। तो कौन सी विभक्ति लगाएंगे? सहहरि के अंदर षष्ठी लगाएंगे। तो षष्ठी लगाते क्या बन जाएगा? हरे। व्यक्तिवाचक आ रहा है तो व्यक्तिवाचक आते ही सह के स्थान पर क्या लिख देंगे? देखो यहाँ पर मैंने लिखा सादृश्यम, तो यहाँ पर सादृश्यम लिख देंगे, सादृश्यम, सादृश्यम। वापिस करेंगे तो सादृश्यम का सह कर देंगे और इसमें मूल पद हरि है, इकारांत है तो हरि का हरि लिख देंगे, अकारांत अकारांत तो मैं लगा देंगे। जैसे सह कृष्णम आ गया तो कृष्ण से सादृश्यम, सह रामम आ गया तो राम से सादृश्यम। आगे बात सुनिए। ठीक है, सह विष्णु आ गया तो विष्णु सादृश्यम। तो षष्ठी विभक्ति में लिख रहा है। अब देखो अगला सह आ गया संपत्ति अर्थ में। वर्ण सूचक अगर शब्द आ जाए, वर्ण सूचक शब्द आ जाए, जैसे सह विप्रम, सह विप्रम आ गया। ठीक है, तो विप्र शब्द है तो विप्राणाम, विप्रो, विप्र किसको कहते हैं? ब्राह्मणों को कहते हैं। विप्र जो होता है तो विप्राणाम, विप्राणाम क्या कर देंगे? संपत्ति, विप्रों की संपत्ति। ठीक है, विप्राणाम। उसी प्रकार आ गया जैसे सह ब्राह्मण है तो ब्राह्मणानाम संपत्ति आ गया। सह क्षत्रिय आ गया, सह क्षत्रम, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य, इनका नाम आ गया यहाँ पर। ठीक है, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र जो है वर्ण सूचक है। क्या अपने वर्ण है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो उनके नाम आ गए ना, तो उसमें क्या लगाना है? संपत्ति लगाना है। तो देखो क्षेत्र है तो क्षेत्र का क्या बन जाएगा? क्षेत्राणाम, नाम क्या लगा देंगे? संपत्ति लगा देंगे। क्षेत्राणाम संपत्ति, सह के स्थान पर संपत्ति करना है। तो ये वर्ण सूचक हो गया। अगला जैसे आ गया वनस्पति सूचक। आगे मान लीजिए आ गया वनस्पति सूचक। वनस्पति सूचक अगर आ रहा है, जैसे आ गया सह तृणम, सह तृणम, तिनका। ठीक है, क्या लगाएंगे? देखो तृणम अपि अपरितज्य लिखना है। तृणम मूल पद इस सह में लिख देंगे, तृणम, तृणम आगे लगा देंगे अपि अपरितज्य, तिनकों को भी त्याग करके, अपि अपरितज्य, परितज्य। ठीक है, अपरितज्य। ठीक है ना, ये लिखना है। तृणम अपि अपरितज्य, जैसे इसे और आ गया, जैसे तृणम की जगह आ गया पत्रम, सह पत्रम, पत्ता। तृणम तिनका और सह पत्रम, तो क्या लिख देंगे? पत्रम अपि अपरितज्य। ठीक है, ये लिखना है।
अगला है देखो स का पर्यंतम अर्थ में अगर कोई ग्रंथ का नाम आ रहा है, जैसे स सुंदरकांडम आ गया, स सुंदरकांडम, सुंदरकांड, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, सुंदरकांडम आ गया तो यहां सुंदरकांड लिख देंगे, मूल पद लिखेंगे सुंदरकांड, आगे क्या लगा देंगे, पर्यंतम, सुंदरकांड पर्यंतम, ठीक है। सुंदरकांड तक, पर्यंतम का मतलब क्या होता है, तक होता है, सुंदरकांड तक। इसी प्रकार जैसे और भी कोई ग्रंथ का नाम आ गया, जैसे स तदितम, तो तदित पर्यंतम, स तदितम आ गया। उसी प्रकार अगर अगला आ गया स समासम आ गया तो समास पर्यंतम। कोई भी अगर ग्रंथ का नाम आ रहा है, स समासम से समास पढ़ रहे हैं, जैसे समासम आ गया तो मूल पद लिखेंगे समास, समास और आगे क्या लगाना है, पर्यंतम, ठीक है। ये 5 हो गए। देखो सबसे पहले अगर जातिवाचक भाववाचक चक्रम आ गया तो चक्रेण युग पर लगाना है। अगर कोई व्यक्ति का नाम आ रहा है जैसे स हरि आ गया तो सादृश्यम लगाना आगे। और अगर कोई वर्णों का नाम क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र, विपर, ये जैसे नाम आ गए तो आपको क्या लगाना है, संपत्ति लगाना है और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, इसमें भी षष्ठी। और क्षत्रम आ गया तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग और संपत्ति लगाना है। अगर आपके कोई वनस्पति सूचक, वनस्पति का नाम आ गया, ठीक है, तो मूल पद लिखना है, तृणम यहाँ पर लगाना है, अपि अपरितज्य लगाना है। और इसी प्रकार ये है पत्रम अपि अपरितज्य। अगर आपके कोई ग्रंथ या कोई प्रकरण का नाम आ रहा है तो जैसे सुंदरकांड आ गया तो सुंदरकांड पर्यंतम लगाना है, अंत अर्थ में। समास आ गया तो समास पर्यंतम। और इधर आपको ये ध्यान नहीं रखना है, इधर अगर इधर से अपन इधर वापिस बनाते हैं समास जो पद बनाते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर मूल पद के अंत में आप देखो कि ए और आ रहा है तो आपको इधर मैं लगाना ही है सभी में। अगर ए और आ नहीं है, इकारांत उकारांत पद हैं, तो आपको सेम का सेम लिखना है। तो ये आपके 16 क्या हो गए, अब ये पद हो गए। अब इसके कुछ अपवाद हैं, जो इंपॉर्टेंट अपवाद हैं वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अगर आपको अच्छा लगा, मैं आपको पूरी जो संस्कृत की कंप्लीट व्याकरण आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इसके साथ साथ शिक्षण की जो विधियां हैं रीट भर्ती परीक्षा में आती है वो भी मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। एक टॉपिक मैंने पूरा डाल दिया, उसके बाद 2 टॉपिक बचे हैं, जो डेट आती है उसके बाद मैं आपको 2 टॉपिक उपलब्ध करवा दूंगा पूरे, ठीक है। और जल्दी आपके लिए मैं शिक्षण विधियों के बहुत सारे क्वेश्चन भी लेकर के आ रहा हूँ। 50-60 क्वेश्चन मैंने एक टॉपिक का पहले डाला भी है, बाकी जो टॉपिक है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, उसमें से आपके लगभग क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। और मैं आपकी कोशिश करूंगी रीट भर्ती परीक्षा में 30 में से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो मैं आपको सही करवा सकूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।